वहाँ पूनम आ गई और वह निधि को वहाँ से लेकर चली गई। निधि ने पूनम से पूछी, वह लड़का कौन था? अरे यही तो है हमारे राहुल सर, लेकिन तुम उनसे थोड़ा दूर ही रहना क्योंकि उनका गुस्सा बहुत तेज है। यह सुनकर निधि को राहुल से डर लगने लगा और उसने राहुल से दूर रहने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन उस एनजीओ में एक विधवा औरत मदद की विनती लेकर आई और निधि से कहने लगी, बेटा मुझे रहने के लिए जगह दे दो, मेरी ससुराल वालों ने पति के मरते ही मुझे घर से निकाल दिया। अंदर आइए बहन जी, ये जगह मेरे और आप जैसे लोगों के लिए ही बनी है। इतना कहकर निधि अभी तो उस औरत को अंदर ले ही जा रही थी कि तभी पूनम वहां आ गई और आते ही उसने उस विधवा औरत को धक्का दे दिया और उस विधवा औरत पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, ओ महारानी अंदर कहाँ चली आ रही है? यहाँ विधवा औरतों का आना सख्त मना है। यह सुनकर निधि हैरान परेशान होकर पूनम को देखने लगी और वह बेचारी विधवा औरत वहाँ से चली गई। तभी जिया भी वहाँ आ गई और उसने निधि से कही, देखो निधि, यहाँ रहना है तो एक बात याद रखना कि ऐसी विधवा औरतें यहाँ नहीं रह सकती जो शादी होते ही उसके पति का देहांत हो जाता हो। ऐसी औरत का साया हमारे इस एनजीओ पर भी पड़ सकता है। निधि अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, बड़ी मुश्किल से अब यह सुरक्षित जगह मिली है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। निधि ने अपना बैग खोलकर उसमें से सफेद साड़ी निकाली और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी, नहीं, मुझे अगर यहाँ रहना है तो इन सब से मुझे यह बात छुपानी ही होगी कि मैं भी एक विधवा हूँ। और तभी निधि को बुलाने आई जिया ने निधि की सारी बातें सुन ली और उसके हाथों में पकड़ी सफेद साड़ी भी देख ली। जिया ने जाकर निधि की यह सच्चाई पूनम को भी बता दी। तब पूनम जिया से कहने लगी, इसका मतलब ये लड़की भी विधवा है। इतने दिनों से हमारे बीच में रहकर हमें धोखा दे रही थी। इस निधि को तो मैं अभी धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगी। इससे पहले जिया और पूनम आगे कुछ करती तभी वहाँ राहुल आ गया और कहने लगा, निधि के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? जाओ और जाकर अपना काम करो। राहुल के सवाल का जवाब दिए बिना ही जिया और पूनम दोनों वहाँ से चली गई। निधि अपने कमरे में बैठे बैठे बड़बड़ाने लगी, मुझे तो लगा था कि मुझे यहाँ सहारा देने वाला राहुल भगवान से कम नहीं होगा, लेकिन इसकी सोच भी बाकियों जैसी ही है, जो एक औरत के विधवा होने में औरत को ही दोषी मानते हैं। निधि अब मन ही मन राहुल से नफरत करने लगी थी। उसी दिन राहुल को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और यह मौका देखकर जिया और पूनम बहुत खुश हो रही थी। अब देखना जिया, इस निधि को तो अब मैं बताऊंगी कि विधवा होना कितना बड़ा श्राप है। अगले दिन निधि जब नहाकर बाहर आई तो उसने कपड़े निकालने के लिए जैसे ही अपने बैग को खोला तो देखा कि उस बैग में सारी की सारी सफेद साड़ियां रखी हुई थी। उसने अपने कपड़ों की जगह सफेद साड़ियां देखकर निधि हैरान हो गई और सोच में पड़ गई कि यह सब किसने किया होगा। लेकिन उसके पास और कोई कपड़े न होने की वजह से निधि ने चुपचाप उन सफेद साड़ियों में से एक साड़ी उठाकर पहन ली। जैसे ही निधि सफेद साड़ी पहनकर बाहर आई तो जिया और पूनम मुस्कुरा रही थी। अब सब कुछ समझ आ गया था कि यह सब इन दोनों ने जानबूझकर किया है। कुछ औरतें उसे घुर घुर के देखने लगी। तभी उसमें से एक औरत ने कही, मैंने तो सुना है यह लड़की मांगलिक है। मांगलिक दोष की वजह से ही शादी के दूसरे दिन ही इसके पति की मौत हो गई थी। और फिर अचानक ही सबकी नजरें निधि के पेट पर पड़ी जो हल्का सा बाहर आ गया था। निधि का पेट देखते ही एक औरत बोल पड़ी, कैसा जमाना आ गया है, शादी के दूसरे दिन पति मर गया, लेकिन यह बेशर्म औरत फिर भी अपना पेट में किसका बच्चा लेकर खुलेआम घूम रही है। मुझे तो लगता है कि इसने अपने यार के साथ मिलकर खुद ही अपने पति को रास्ते से हटा दिया होगा। इतना कहकर सबने फैसला सुनाया कि अब इस लड़की को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और फिर जिया और पूनम निधि को धक्के मारकर वहाँ से निकालने लगी कि तभी निधि जाकर पीछे से आते राहुल की बाहों में गिर गई और राहुल ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। राहुल ने आते ही सबसे पूछा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? लेकिन राहुल के आगे कोई कुछ भी बोल नहीं पाया। और फिर अचानक ही राहुल की नजर निधि की सफेद साड़ी पर पड़ी और तब उसे अपने एनजीओ की सारी सच्चाई पता चल गई। राहुल ने पूनम और जिया को डांटते हुए कहा, ये एनजीओ में अनाथ बच्चों के लिए और बेसहारा औरतें के लिए खोला है। फिर चाहे वो औरत बेसहारा हो या फिर विधवा, तुम लोग एक औरत होकर भी निधि के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? इतना कहकर राहुल ने पूनम और जिया दोनों को एनजीओ से निकल जाने के लिए कह दिया। लेकिन पूनम और जिया राहुल से माफी मांगते हुए कहीं, हमें माफ कर दो सर, हम भी बेसहारा हैं, हमें यहाँ से मत निकालिए। तब निधि ने राहुल से कहा, इन्हें माफ कर दो सर, अब तो वैसे भी मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुको निधि, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर राहुल ने निधि का बैग उठाया और उसे अपने एनजीओ के पीछे बने अपने बंगले में ले गया। राहुल ने अपने घर का एक कमरा निधि को रहने के लिए दिया और निधि से कही, निधि आज से तुम यहीं रहोगी। लेकिन सर, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? राहुल बिना कुछ बोले ही वहाँ से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह जब निधि की आंख खुली तब राहुल उसके सामने चाय और नाश्ते का प्लेट लेकर खड़ा था। आपके लिए ब्रेड टी मैडम।
सर, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब तो मुझे करना चाहिए था आपके लिए। नहीं निधि, इस हालत में तुम कोई भी काम नहीं करोगी। इसका मतलब आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी क्या आप मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे कि यह बच्चा किसका है? कुछ मत कहो निधि, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, बस तुम सुरक्षित हो यही मेरे लिए काफी है। इतना कहकर राहुल वहां से निकल गया। कुछ देर बाद घर की बेल बजी। राहुल ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी जो राहुल से पूछ रही थी, बेटा तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? आप यहाँ क्यों आई है? बेटा तू फोन नहीं उठा रहा था, बस इसलिए मैं यहाँ आ गई। बीती बातों को अब भूल जाओ बेटा, और अब घर चल मेरे साथ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं अब लौटकर उस घर में नहीं आ सकता। उस औरत ने देखा कि अंदर कोई लड़की खड़ी है, लेकिन वह औरत निधि को देख नहीं पाई थी। उस औरत ने राहुल से कहा, अंदर नहीं बुलाएगा बेटा? प्लीज माँ, आप चली जाइए यहाँ से और मुझे बार बार फोन करना बंद कर दो। इतना कहकर राहुल ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर से घर के अंदर आ गया। राहुल के अंदर आते ही निधि ने राहुल से पूछा, कौन था राहुल? कोई नहीं निधि। क्या वो तुम्हारी माँ थी राहुल? तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? निधि, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहा, तो तुम भी मेरी जिंदगी के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। इतना कहकर राहुल गुस्से से अपने कमरे में चला गया और निधि राहुल के इस बर्ताव से उदास हो गई। निधि अकेले में ही बरबर करने लगी, जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती है राहुल। मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानो। निधि भी उदास होकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन रात होते ही राहुल को यह एहसास हुआ कि उसने निधि पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। निधि को मनाने के लिए राहुल ने सोचा, निधि के लिए आज रात का डिनर मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ। और फिर राहुल ने अपने हाथों से निधि के लिए डिनर बनाया। डिनर तैयार होते ही राहुल ने निधि के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। सॉरी निधि, देखो आज मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाया है। लेकिन जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो राहुल खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और अंदर जाकर देखा तो निधि जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। राहुल ने निधि को उठाया और उसे उसके बिस्तर पर लिटाकर डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने निधि का चेकअप किया और राहुल से कहने लगी, देखिए मिस्टर राहुल, निधि अभी अपने कठिन समय से गुजर रही है और इसका असर बेबी पर भी हो सकता है, इसलिए जितना हो सके निधि को तनाव से दूर रखें। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया कि निधि की इस हालत में उसे निधि से इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर के जाने के बाद राहुल खुद पूरी रात निधि के सिरहाने बैठकर उसकी देखभाल करने लगा। अगले दिन जब निधि उठी तो राहुल से कहने लगी, राहुल क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ठीक है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनते ही निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर कुछ दिनों में दोनों की शादी हो गई। शादी के अगले दिन निधि ने राहुल से कहा, राहुल मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। लेकिन राहुल ने साफ इनकार कर दिया। मगर निधि ने जब राहुल को अपनी कसम देकर मजबूर किया तब राहुल ने अपनी माँ को फोन लगाया और कहा, माँ मैंने शादी कर ली है और आज मैं आपकी बहू को आपसे मिलाने ला रहा हूँ। सच में राहुल बेटा, तू घर वापस आ रहा है? आ जा बेटा, मुझे भी तो तुझे जरूरी बात बतानी है। इतना कहकर राहुल ने फोन काट दिया और निधि से कहा, चलो निधि जाकर तैयार हो जाओ, हम आज ही हमारे घर जाएंगे। निधि जाकर अच्छे से तैयार हो गई और फिर निधि और राहुल दोनों राहुल की माँ से मिलने के लिए निकल गए। कुछ देर बाद राहुल ने जाकर अपने घर के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। दरवाजे पर पहुंचते ही राहुल के डोरबेल बजाते जैसे ही दरवाजा खुला, निधि की तो जैसे जान ही निकल गई जब उसने देखा कि राहुल की माँ और कोई नहीं बल्कि संजय की ही माँ थी। इसका मतलब यह था कि राहुल संजय का छोटा भाई है। निधि की सास ने जब निधि को अपने सामने देखा तो वो भी चौंक गई, लेकिन राहुल के सामने उसने निधि से कुछ नहीं कही। लेकिन अपनी सास को देखते ही निधि का अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगा और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। राहुल ने निधि को उठाया और घर के अंदर ले गया। राहुल निधि को अपने कमरे में लिटाया और उस पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। निधि को होश आते ही राहुल ने उसे आराम करने को कहा और खुद डॉक्टर से निधि के बारे में फोन पर बात करने लगा। जैसे ही राहुल कमरे से बाहर निकला, निधि की सास कमरे में आई और फिर से निधि को उल्टा सीधा कहने लगी, तू क्यों फिर से मेरे घर में आ गई? मेरे एक बेटे को मारकर तेरा जी नहीं भरा जो तू मेरे दूसरे बेटे को भी मारना चाहती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर से इस घर में कदम रखने की? निकल जा मेरी दूसरे बेटे की जिंदगी से और अब चली जा यहाँ से। लेकिन मेरी बात तो सुनिए माँ जी, मैं तो जानती भी नहीं थी कि राहुल संजय का छोटा भाई है। किसी और का पाप पेट में लेकर मेरे बेटे से शादी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? माँ जी, जिसे आप पाप कह रही हैं वो आपके ही बड़े बेटे संजय का अंश है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पाप को मेरे बेटे का अंश कहने की? नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यह बच्चा आपके बेटे संजय का ही है। खबरदार जो मेरे बेटे का नाम भी अपनी मनहूस जुबान से लिया तो। तभी निधि का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगी।
जिस वजह से निधि गिरने ही वाली थी वो उसी वक्त वहां आ पहुंचा और उसने निधि को गिरने से बचा लिया। अपनी मां के ऐसे व्यवहार पर राहुल अपनी मां पर चिल्लाने लगा कि तभी संजय के कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से एक औरत बाहर आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और फिर कमरे के अंदर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। क्या हुआ बाहर? इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ ही देर में वो आदमी बाहर आया और उसे देखकर निधि का दिल तो जैसे कुछ पल के लिए धड़कना ही भूल गया था, क्योंकि कमरे से बाहर निकलने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि निधि का पहला पति संजय था। इसके आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।